नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार इसराइल गए हैं। यह हेक्सागन अलायंस क्या बला है जिसे इसराइल बनाना चाहता है और भारत के इस गठबंधन में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। हम इस वीडियो में इसकी भी बात करेंगे, लेकिन हमारा सवाल यहां से शुरू होता है कि इसराइल से भारत क्या हासिल करना चाहता है और इसराइल से हाथ मिलाने के बाद क्या हो जाएगा। इन सब की ढेर सारी जानकारियां और दावे आपको अखबारों में मिल जाएंगे, लेकिन भारत के वहां जाने से इसराइल को क्या मिल रहा है, भारत ने इस वक्त इसराइल जाकर खुद क्या कीमत चुकाई, इसका ब्यौरा ठीक तरीके से नहीं मिलता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह बात कई बार सामने आई कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उसकी टेक्नोलॉजी ने भारत की चुनौती बढ़ाई। क्या ऐसा कुछ आपने सुना कि इसराइल ने भारत की मदद की? दोस्ती तो तब भी थी। प्रधानमंत्री मोदी 2017 में ही इसराइल जा चुके थे। मेरा कहना है कि भारत और इसराइल की दोस्ती को लेकर शोर बहुत होता है और मदद के नाम पर मिलता है पेगासस, जिसके सॉफ्टवेयर से पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की जासूसी की जा रही थी। भारत और इसराइल की दोस्ती के हंगामे में यह तर्क हमेशा सुनाई देगा कि चीन और पाकिस्तान भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, दोनों मिल गए हैं, इसलिए भारत को इसराइल की तरफ देखना पड़ता है। ऐसे तर्कों से यही झलकता है कि चीन पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकता है। तो क्या इसराइल ने चीन के खिलाफ किसी भी टकराव में भारत की मदद की? गलवान से लेकर डोकलाम तक में क्या इसराइल ने भारत का साथ दिया? बहुत जरूरी है कि हम इस दोस्ती के शोर को ठीक से समझें और सुने। यूरोप में इसराइल के हथियार को लेकर काफी बवाल मचता है कि इस तरह के देश से हथियार लेने चाहिए या नहीं। भारत में दोस्ती के शोर में इसकी बहस गुम हो जाती है। एप्स्टीन की फाइल्स में तो एप्स्टीन किसी से दंभ भर रहा था कि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी बात मानी और इसराइल गए। अगर वह दंभ भी भर रहा था तो इसराइल को लेकर ही क्यों? एप्स्टीन के इसराइल से रिश्ते को लेकर भी विस्तार से अमेरिका की मीडिया में चर्चा रहती है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान तेल अवीव के हवाई अड्डे पर उतर रहा होगा, उसी वक्त कांग्रेस के पवन खेड़ा एप्स्टीन फाइल्स को लेकर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे कि 4 जनवरी 2017 को हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन को ईमेल करते हैं, आपसे मिलना है। 6 जनवरी 2017 को हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन की मुलाकात होती है। उसके बाद एप्स्टीन दीपक चोपड़ा को मेल करता है और अनिल अंबानी के बारे में तहकीकात करता है। 21 फरवरी 2017 को अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है। 2 मार्च 2017 को अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को ईमेल भेजते हैं कि व्हाइट हाउस भारत के साथ संबंधों को लेकर आपका मार्गदर्शन चाहिए। एप्स्टीन जवाब में पूछता है बदले में उससे क्या मिलेगा, तो अनिल अंबानी लिखते हैं भारत का पूरा बाजार। इसके बाद एप्स्टीन इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक को ईमेल लिखता है कि अमेरिका के रक्षा सौदों में भारत की क्या भूमिका हो सकती है। उसके बाद अनिल अंबानी 16 मार्च 29 मार्च 2017 को अलग अलग ईमेल एप्स्टीन को करते हैं। अनिल अंबानी एप्स्टीन को लिखते हैं कि नेतृत्व को उनकी मदद चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका आने की घोषणा हुई है, व्हाइट हाउस ने की है, क्या वे तारीख बता सकते हैं? अब ये बड़ी रोचक मेल है साहब, बड़ी महत्वपूर्ण मेल है। अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 16 मार्च 2017 को लिखते हैं। अब मैं हिंदी में बताता हूं आपको। हेलो, मैं दिल्ली में हूं या था। नेतृत्व, भारत सरकार नेतृत्व आपकी मदद चाहता है कि मैं जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, और स्टीव बैनन ट्रंप के बहुत पुराने, बहुत सहयोगी रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं, उनका इलेक्शन मैनेजर रहे हैं। स्टीव बैनन का नाम आप गूगल करेंगे समझ में आ जाएगा कि भारत का नेतृत्व चाहता है आपकी मदद कि मैं यानी कि अनिल अंबानी जैरेड कुशनर से और बैनन से, स्टीव बैनन से तुरंत मिल पाऊं। प्लीज एडवाइस, सलाह दीजिए। प्रधानमंत्री शायद मई में वॉशिंगटन जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, उसमें भी मुझे आपकी मदद चाहिए। ये अनिल अंबानी लिख रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को। उसके बाद
मेल्स में है एक्सचेंज कि किस नंबर पे बात करूं, फिर नंबर पे बात हुई होगी। उन कॉन्वर्सेशंस में क्या हुआ, उन कॉल्स में क्या हुआ, हमें नहीं मालूम, इसलिए उस पर मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। अब आइए 29 मार्च 2017, अंबानी साहब लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को, द व्हाइट हाउस अनाउंस यस्टरडे पीएम मोदीज ट्रिप टू डीसी, कैन यू टेल मी व्हेन एंड द डेट्स, थैंक्स। कि व्हाइट हाउस से एक घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री अमेरिका आ रहे हैं, क्या आपको मालूम है डेट्स क्या है? ये किसके बिहाफ पे पूछ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। इस सब में फॉरेन ऑफिस का कोई रोल नहीं है, इस सब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई भूमिका नहीं है, इस सब में भारत के राजदूत दरकिनार बैठे हुए हैं, कभी हरदीप पुरी, कभी अनिल अंबानी, एप्स्टीन साहब तो हैं ही। इस तरह से हमारी विदेश नीति चल रही है आज भी। 2014 से लेकर आज तक ये लोग हमारी विदेश नीति चला रहे हैं। खून नहीं खोलता आपका, मुझे बताइए। यह सब पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया है। कोई और वक्त होता तो विदेश मंत्री का इस्तीफा हो जाता और मीडिया प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों से सवाल पूछने लग जाता कि भारत और इस्राइल के रिश्ते की बुनियाद क्या दुनिया के यौन तस्कर एप्स्टीन ने डाली है। इन बातों के प्रमाण दिए गए। ईमेल में हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, जेफरी एप्स्टीन की बातचीत चल रही है इस्राइल और अमेरिका को लेकर। यह सब कैसे हो सकता है? भारत और इस्राइल की जिस दोस्ती का ढोल पीटा जाता है, क्या उसे एप्स्टीन की फाइल की मदद से समझना पड़ेगा? और अगर ऐसा है तो कितना शर्मनाक है। 29 मार्च को बताया जा रहा है अनिल अंबानी द्वारा जेफरी एप्स्टीन को कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी विजिटिंग इजराइल 5 और 6 जुलाई को जा रहे हैं 2017। शर्म आती है ना? आ रही है, मुझे भी आ रही है। ये ऐसी विदेश नीति है हमारी कि मैंने ये पता लगाया है कि 5-6 को तो ये जा रहे हैं इजराइल, 7-8 को हैम्बर्ग जहां G20 है, जहां वो डोनाल्ड से मिलेंगे, लेकिन एक अलग मीटिंग की भी प्लानिंग हो रही है डीसी में डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की। ये अनिल अंबानी बता रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को। अंबानी जी को जवाब आता है जेफरी एप्स्टीन का, यस आई फुल्ली अंडरस्टैंड। What I am told is that discussions regarding Israel strategy were dominating Modi dates. कि जो मुझे समझ में आया है, नहीं, जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि इजराइल पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, मोदी की डेट्स, ये सब उस पर निर्भर करती है। ये पूरी विजिट, ये पूरी मीटिंग्स डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की, इजराइल की, भारत की जो स्ट्रैटेजी होनी है उस पर फोकस्ड है। अब तारीखें कौन सी होंगी, एजेंडा क्या होगा, ये सब ऐसे तय हो रहा है। यह सब उसी समय की बातचीत है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 2017 में इस्राइल गए। जिस माहौल में आज दौरा हो रहा है उसे भी समझने की जरूरत है। ईरान पुराना साथी है, उस पर हमला हो सकता है। इस माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल क्यों गए हैं? धमकियों से डरकर रूस और ईरान से किनारा कर लिया, इस्राइल की तरफ दोनों हाथ खोलकर क्यों बढ़ रहे हैं? कांग्रेस सवाल पूछ रही है। कई बार लगता है कि दोस्ती ढाल बन जाती है और इसके पीछे बहुत से सवालों को छिपा दिया जाता है। जिस इस्राइल ने फिलिस्तीन के साथ इतनी बर्बरता की, नेतन्याहू की नरसंहार नीति के खिलाफ कई देश खुलकर स्टैंड लेने लगे। क्या भारत को इस्राइल से वैसी दोस्ती रखनी चाहिए? यह सवाल भी है। और उस दोस्ती का इस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए जैसे इस्राइल से कोई स्पेशल दोस्ती हो। इस्राइल के साथ दोस्ती में किसका पलड़ा भारी रहता है? क्या भारत का पलड़ा भारी रहता है? उसके खुफिया तंत्रों पर भारत की निर्भरता का बढ़ना क्या भारत के हित में है? कुल मिलाकर जब बात इस्राइल की आती है, भारत के जानकार वाहवाही में गोते क्यों लगाने लग जाते हैं? इस्राइल के साथ रिश्तों का कड़ाई से मूल्यांकन क्यों नहीं होता? अगर इस तरह से इस्राइल के रक्षा तंत्र पर भारत की निर्भरता बढ़ती जाएगी तो एक दिन यह दोस्ती भारत के लिए दूसरी चुनौती ना खड़ी कर दे, जिसे आम शब्दों में यूं कहा जाता है कि कहीं भारत इस्राइल के चंगुल में फंसता तो नहीं जा रहा है। हम यह नहीं कह रहे कि भारत और इस्राइल की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल उस वाहवाही से है जो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों के समय शुरू हो जाती है।
इस्राइल के समय सारी सीमाएं पार कर जाती है। कई बार इस वाहवाही के नाम पर वास्तविकता आपके सामने नहीं आ पाती। इस्राइल की संसद में भाषण देना अगर बहुत बड़ी बात है, तब फिर नेपाल की संसद में जो भाषण हुआ उसका क्या रिजल्ट निकला? क्या उससे भारत और नेपाल के संबंधों में कोई नया मोड़ आया? बेहतर हुए संबंध या अविश्वास की खाई समय के साथ गहरी होती चली गई? अमेरिका की संसद में भी प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। टैरिफ के कारण 1 साल से भारत दबाव की स्थिति में है, सरेआम बोल तक नहीं पा रहा। क्या अमेरिका और भारत के बीच के रिश्तों में वहां की संसद में प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण का कोई भी रोल है? इसका कुछ भी प्रभाव आपको नजर आता है? हम चाहते हैं आप इस तरह के दौरों को इसी नजर से देखें। विदेश संबंधों से दिक्कत नहीं है, उनमें जटिलताएं होती हैं, अधूरापन होता है, अनिश्चितता होती है, लेकिन 2014 के बाद से विदेश नीति को लेकर जो माहौल बनाया गया उनमें ढोंग बहुत ज्यादा है। कुछ होने से पहले ढोल बजाने लग जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय सबने देखा भारत अकेला पड़ गया था और चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। अमेरिका पाकिस्तान की सेना के प्रमुख के साथ लंच कर रहा था, राष्ट्रपति ट्रंप लंच कर रहे थे। भारत को 30 देशों में प्रतिनिधि भेजने पड़े, लेकिन क्या किसी ने पाकिस्तान के साथ कड़ाई की? गले लगने या माई फ्रेंड कहने का कूटनीति या मुल्कों के संबंधों में जीरो रोल होता है। 12 साल बाद यह सिद्ध होता है। कुछ जगहों पर पढ़ने को मिल रहा है कि इस्राइल भारत को अपना शक्तिशाली आयरन डोम सिस्टम की टेक्नोलॉजी दे देगा। आज तक उसने यह टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दी, और अगर दे देगा तो इसका उत्पादन भारत में होगा। अगर यह हुआ तो बड़ी बात होगी। आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की चर्चा विश्लेषणों में आने लगी। अगर ऐसा हुआ तो आयरन डोम के बहाने गोदी मीडिया आपको बढ़ा चढ़ाकर दावा करने लग जाएगा, सारे सवाल हवा हो जाएंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु बताया जाने लगेगा। इस्राइल के आयरन डोम का लोहा माना जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विश्लेषण पढ़ रहा था कि क्यों अमेरिका ईरान पर हमला करने की जल्दी में नहीं है और लंबे समय के लिए युद्ध से बचना चाहता है, क्योंकि ईरान ने इस्राइल पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इस्राइल ने दावा किया कि 80% मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसके बाद भी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में अमेरिका के ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आयरन डोम से मिसाइलों को नष्ट करने के बाद भी ईरान ने इस्राइल में अच्छा खासा नुकसान कर दिया था। ईरान ने इतनी हालत खराब कर दी थी कि इस्राइल सोचने लगा कि उसके बाकी इंटरसेप्ट किसी तरह बच जाएं। पिछले साल जून में इस्राइल की मदद के लिए अमेरिका को आगे आना पड़ा। हम आयरन डोम को खारिज नहीं कर रहे, ना उसके एक्सपर्ट हैं, बस वाहवाही से अलग हटकर जो है जैसा है बता रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होगा तो जाहिर है इस्राइल भी उसका हिस्सा होगा। ईरान और इस्राइल के बीच जंग हो सकती है, तभी तो भारत ने ईरान में रहने वाले भारतीयों से कहा है ईरान छोड़ दें। इसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल के दौरे पर हैं। इस्राइल के दौरे से आप ईरान को अलग नहीं कर सकते हैं। जिस समय प्रधानमंत्री इस्राइल की संसद में भाषण दे रहे होंगे, उस समय भी इस्राइल के सैनिक अड्डों पर अमेरिका के लड़ाकू विमान F-22 के बेड़े ईरान पर बमबारी करने की तैयारी में होंगे। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जाहिर है इस्राइल भी उसमें आएगा। इस समय जिनीवा में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे की चेतावनी दी है कि अपने परमाणु कार्यक्रमों के बारे में लिखित प्रस्ताव भेजे तो हमला हो सकता है। सबको पता है अमेरिका ईरान के किसी प्रस्ताव को मानेगा नहीं, बातचीत नाकाम ही होनी है। 2 मार्च को इस्राइल में प्यूरिम का त्योहार है, जो फारसी लोगों के यहूदियों के खिलाफ नाकाम हमले के जश्न का त्योहार है। अगर ईरान का ऑफर सही नहीं हुआ तो इस त्योहार के आसपास हमला होने की बात कही जा रही है। क्या भारत अपने पारंपरिक मित्र ईरान को यही संदेश देना चाहता है कि वह उस पर होने वाले हमले को लेकर चिंतित नहीं और उसने अपनी साइड चुन ली है? क्या इस्राइल के दौरे को ईरान के खिलाफ नहीं देखा जाएगा? अगर इस्राइल से लौट आने के बाद भी युद्ध छिड़ता है, तब भी ईरान और भारत के रिश्ते लंबे समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं। इस्राइल का किसी भी देश से रिश्ता हो सकता है, लेकिन कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके रिश्तों की शुरुआत
अमेरिका से होती है और खत्म अमेरिका पर होती है। तो एक सवाल उठना चाहिए कि इस वक्त इस्राइल जाकर क्या भारत अमेरिका तक वाया मीडिया पहुंचना चाहता है? जुलाई 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से पहले नेतन्याहू ने ट्रंप से मारा-लागो में जाकर मुलाकात की थी। उस दौरान ट्रंप ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आएंगे तो मुझसे मिलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात नहीं की, बाइडेन से मिलकर वापस आ गए। कुल मिलाकर नेतन्याहू ही ट्रंप पर भारी दिखते हैं और उनकी परवाह भी नहीं करते। इस समय अमेरिका और इस्राइल को अलग अलग देखना बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ने से पहले अब उन जुमलों की बात जिनका इस्तेमाल आजकल विदेश नीति के विश्लेषणों में होने लगा है, इसके लिए आपको मंदिरों के आगे प्राचीन के लिखे जाने की प्रक्रिया से समझना होगा। जिस तरह से किसी भी मंदिर के आगे प्राचीन लिख दिया जाता है, उसी तरह से आजकल किसी भी विदेश दौरे या डील या संबंधों के विश्लेषण में अपना हित लिख दिया जाता है। विदेश नीति गुब्बारे की तरह होती है। हवा भरते समय कभी इसका पेट बाईं तरफ ज्यादा फूल जाता है, कभी दाईं तरफ। जिधर हवा ज्यादा होती है उधर के हिसाब से माहौल हो जाता है और विश्लेषण बदल जाता है, जुमले गढ़े जाने लगते हैं। ट्रंप के कारण सबको संप्रभुता की याद आ रही है और सब अपने हित के हिसाब से डील कर रहे हैं। क्या यह पहली बार दुनिया में हो रहा है? क्या जब अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर थे तब भारत अपने हित में अलग अलग ग्लोबल अलायंस में शामिल नहीं हुआ, उनके साथ डील नहीं हुई? अगर अपना हित इतना ही प्रबल है तब फिर उसी समय अमेरिका का दबाव भी क्यों दिख रहा? अपना हित छोड़कर रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर देता है भारत, ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट से निकल आता है। जनवरी में ईरान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को टाल दिया जाता है। रूस और ईरान को लेकर पब्लिक में भारत बयान तक नहीं दे पाता। अमेरिका के साथ अलग रास्ता खोज रहा है। तब फिर यह भी दिखता है कि वही भारत 20 फरवरी को अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हो जाता है। तब फिर किस तर्क से कोई इसे नया फॉर्मूला बताता है कि भारत अपने हित में इस्राइल से संबंध बना रहा है? क्या इस्राइल का कोई भी हित अमेरिका के हित से अलग हो सकता है? यूरोप के कई देशों ने अमेरिका के टैरिफवाद की खुलकर निंदा की। क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान इस संदर्भ में आपको याद आता है? एक और बात, जिन देशों ने टैरिफवाद की निंदा की, केवल उसी से अमेरिका का वर्चस्व अभी खत्म हो गया है ऐसा भी नहीं। कि आपको अमेरिका के खिलाफ बगावत नजर आ रही है? एक लेख में पढ़ा कि मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत के संबंध बहुत बेहतर हैं और उन देशों के भी इस्राइल से संबंध बेहतर हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का उन देशों के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या किसी संबंध का यही अंतिम मूल्यांकन है कि सब उस देश यानी इस्राइल से रिश्ते बना रहे हैं? मित्रता की मर्यादा, नैतिकता, परंपरा नाम की चीज हमेशा के लिए क्या कूटनीति से खत्म हो गई? दुनिया को कुटुंब समझने की नीति का हुआ क्या? प्रधानमंत्री मोदी 3 बार सऊदी अरब के दौरे पर जा चुके हैं। अप्रैल 2016, अक्टूबर 2019 और अप्रैल 2025 में। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। भारत और सऊदी अरब के संबंध अच्छे ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौर में और भी अच्छे हुए होंगे। जब भी ऐसा दौरा होता है वाहवाही शुरू हो जाती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ? जिस समय भारत पाकिस्तान को दुनिया भर की नजरों में आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश साबित करना चाहता था, उसी समय सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक समझौता होता है कि दोनों देश एक दूसरे पर हमले को अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। भारत सऊदी अरब को ऐसा करने से रोक नहीं पाया। अगर सऊदी अरब से उसके रिश्ते इतने बेहतर हो गए थे तब क्यों नहीं हुआ? सऊदी अरब ने बता दिया कि वह पाकिस्तान को आतंक का समर्थन करने वाला, ट्रेनिंग देने वाला देश नहीं मानता, वरना वह भारत की चिंताओं की परवाह करता। अखबारों के लेख में विदेश नीति की चर्चा की जगह पर्सनल संबंधों ने ले लिए, क्योंकि यह आसान होता है। दो नेताओं के पर्सनल रिश्तों पर बात करते समय आप किसी को नाराज नहीं करते, कड़े सवाल पूछने से बच जाते हैं। लेकिन इन पर्सनल रिश्तों का जीरो रोल रहा है। इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, कहीं भी नहीं, केवल अखबारों के पन्ने भर जाते हैं। अब हम आते हैं हेक्सागन अलायंस पर। 6 भुजाओं वाला यह गठबंधन है क्या? इसकी कल्पना इस्राइल की है और इसकी जरूरत भी उसी को।
इसराइल इस गठबंधन में साइप्रस, ग्रीस और अफ्रीका के कुछ देशों के अलावा भारत को भी शामिल करना चाहता है। यह गठबंधन अभी प्रस्तावित है, किसी भी देश ने सहमति नहीं दी। नेतन्याहू ने ग्रीस और साइप्रस का नाम लिया, लेकिन दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं, जिसने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हुआ है। अगर नेतन्याहू इन दोनों देशों में कदम रखते हैं तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। भारत के अखबार हेक्सागन अलायंस की खबरों से भर दिए जाएंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इसे लेकर कोई खास विश्लेषण नहीं मिले। अल जजीरा में हमें एक लेख मिला जिसमें विश्लेषकों के बयान छप रहे हैं कि नेतन्याहू के इस आइडिया में कोई दम नहीं। वे इसे नेटो जैसे गठबंधन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, मगर ऐसा कर पाना संभव नहीं। क्या भारत को नेतन्याहू के बनाए किसी प्लान या गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए? गजा में जिस तरह की बमबारी हुई, हजारों लोग मार दिए गए, एक पूरी आबादी के अस्तित्व को मिटाने की स्थिति तक पहुंचा दिया गया। दुनिया के हर देश ने अपने अपने तरीके से रुक जाने के लिए कहा, मगर नेतन्याहू ने किसी की नहीं सुनी, ना कोई नेतन्याहू को रोक पाया। इस पूरे दौर में नेतन्याहू के आगे सारे नेता नतमस्तक लगे। नेतन्याहू ने मानवता की मर्यादाओं की सारी परिभाषाएं ध्वस्त कर डाली। उस नेता के नेतृत्व में क्या भारत को जाना चाहिए? क्या भारत को इसराइल के नेतृत्व में किसी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए? इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकबी ने पत्रकार टकर कार्लसन से कहा कि अगर इसराइल ने बाइबिल के अनुसार पश्चिम एशिया के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया तो ठीक रहेगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू अपनी संसद में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और हेक्सागन अलायंस के बारे में बात करते हुए कह चुके हैं कि यह ऐसा एक्सिस होगा जो रेडिकल शिया और सुन्नी एक्सिस की आंख में आंख मिलाकर देखेगा। इस तरह की बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री मोदी इसराइल जा रहे हैं। क्या औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले भारत के ये दिन आ गए कि वो किसी देश के कॉलोनियल इरादों के आसपास खड़ा दिखने के लिए राजी हो जाए? क्या वाकई भारत अपने विकल्पों को अपने हित के हिसाब से चुन रहा है? इसमें भारत का क्या हित हो सकता है? कभी बताया भी जाएगा या अखबारों में छपे लेख को अपना हित लिखकर भर दिया जाएगा? सवाल है कि क्या नेतन्याहू फिर से इस इलाके में आतंक के नाम पर वही पुराना भूत खड़ा करना चाहते हैं ताकि इस इलाके में टकराव बना रहे? 1990 के दशक से वे कहते आ रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, आज तक नहीं बनाया, अब सुन्नी रेडिकल एक्सिस का भूत खड़ा कर रहे हैं। नेतन्याहू को लगता है कि मध्य पूर्व के देश सुन्नी बनाम रेडिकल शिया में बटे हुए हैं, तो उसके काउंटर में हेक्सागन अलायंस बनाई जाए। लेकिन क्या वाकई में इसराइल के खिलाफ कोई सुन्नी गठजोड़ है? अल जजीरा ने लिखा है कि ऐसा कोई गठजोड़ नजर नहीं आता। 2025 में इसराइल ने अपने पड़ोस के 6 देशों पर हमला किया, 5 अन्य देशों को धमकी दी। फिलिस्तीन, ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन पर हमला किया, इजिप्ट, तुर्की, सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन को धमकाया, लेकिन कोई सुन्नी एक्सिस बनता दिखा नहीं। इन देशों ने कूटनीतिक स्तर पर जवाब तो दिए, साझे बयान प्रकाशित किए गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने लिखा है कि इसराइल का प्रस्तावित हेक्सागन अलायंस ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों के खिलाफ देखा जा रहा है। इसे लेकर कोई भी घोषणा हुई या भारत, इसराइल और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समझौते की घोषणा हुई तो इसका उस इलाके की राजनीति पर सीधा असर पड़ेगा, खास तौर पर यूएई और सऊदी के बीच बढ़ते टकरावों के चलते। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में किसी से संबंध रखना इन दिनों आसान नहीं। उनके आपस में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इसके बावजूद भारत के लिए अभी तक कोई भी देश रुकावट नहीं बना और सब अपने अपने हिसाब से भारत के साथ संबंध बनाए हुए। अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र में 100 से अधिक देशों ने वेस्ट बैंक में इसराइल की विस्तारवादी नीतियों को लेकर निंदा प्रस्ताव पास किया। भारत ने भी साइन किया, मगर देरी से। इसी वेस्ट बैंक में प्रधानमंत्री मोदी गए थे, रमाला जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब गजा में नरसंहार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में मतदान हुआ तब भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कुल मिलाकर फिलिस्तीन अब कहीं बचा नहीं है। इसके लिए निंदा कर दें या इसके लिए चुप रह जाएं, अलग राज्य की मांग का समर्थन कर दें, तमाम देशों को इसराइल ने फिलिस्तीन के अपराध बोध से मुक्त कर दिया है। निंदा करने के बाद वही देश इसराइल के साथ लंच डिनर पर नजर आते हैं, क्योंकि उनमें साहस नहीं है कि वे इसराइल की निंदा कर सकें, इसराइल से दूरी बना सकें। भारत में इसराइल के राजदूत
रूवेन अजार ने इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटा सा लेख लिखा है। एम्बेसडर ने वेस्ट बैंक में अतिक्रमण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर भारत के दस्तखत करने की बात लिखी भी नहीं। शायद उन्हें पता होगा निंदा प्रस्ताव से कूटनीतिक रिश्ते प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनका इसराइल पर कोई असर होता भी नहीं। और इसी लेख में इसराइल के राजदूत अजीब बात करने लग गए। लिख रहे हैं कि दोनों देश पड़ोसी देशों की चुनौतियों से घिरे रहे हैं। हमारा शांतिपूर्ण रवैया हमेशा कमजोरी के रूप में देखा गया। यह लिखा है उन्होंने। इसराइल ने अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या किया, गजा के साथ क्या किया, सबके सामने। क्या इतना सब करने के बाद इसराइल ये सब कहेगा? इसराइल ने जितने हमले किए लेबनान से लेकर यमन और सीरिया में, क्या भारत ने अपने पड़ोसी देशों पर कभी किया? कब इसराइल शांतिपूर्ण देश रहा है? 2 साल में गजा में 75,000 लोगों की हत्या करने वाला इसराइल अपने आप को शांति प्रिय कह रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहा है, और अपनी तुलना भारत से कर रहा है। गजा की जमीन पर कब्जा जमाने वाला देश एक ऐसे देश से अपनी तुलना कर रहा है जिसने दशकों तक अंग्रेजों से लड़ाई की और अपनी जमीन आजाद कराई। यह इसराइल का अखबार है हारित्स। इसके पहले पन्ने की पहली खबर, वेस्ट बैंक में इसराइल अतिक्रमण हटाने के नाम पर फिलिस्तीनियों के घरों पर बुलडोजर चला रहा है। हजारों परिवार बेघर कर दिए गए हैं। इसराइल ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन अथॉरिटी की सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया, ना अपना दावा छोड़ा, जबकि ओस्लो समझौते का यही मकसद था। इसराइल में भारत के राजदूत अजार लिखते हैं कि भारत और इसराइल दोनों को रोजाना सीमा पार आतंकवाद, रेडिकल विचारधारा, साइबर थ्रेट और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का सामना करना पड़ता है। ये कुछ ऐसे खतरे हैं जिन्हें अब हर देश अपना खतरा बताने लग गया है। कुछ नहीं तो आतंकवाद को आगे कर दो, रेडिकल विचारधारा को आगे कर दो, तभी शक पैदा होता है कि क्या वजह यही है या कुछ और है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर दुनिया की नजर होगी। क्या वे गजा में नरसंहार की बात करेंगे, वेस्ट बैंक की बात करेंगे, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की बात करेंगे और ईरान की बात करेंगे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।